राइट, हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जावा स्क्रिप्ट में कुछ क्वेश्चन को हमने छाटा है, उस जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी इसका आएगा, जिसके अंदर हम और मोर क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे। राइट, सो इसके अंदर हम टोटल 10 क्वेश्चन को यहाँ पे लिसन किए हैं और उसको सॉल्यूशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। कंसेप्ट क्या है उस क्वेश्चन का, उसके बाद उसको कैसे हम किसी एग्जांपल के साथ, किसी इंटरव्यूअर के साथ बताने का जो प्रोसेस होता है, उसको भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। राइट, सो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, सबसे पहले जब इस वीडियो को टाइटल वगैरह भी आप अगर देखे होंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा जावा स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, 10 क्वेश्चन है इसके अंदर, जिसको हम एक एक करके समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर, लेट एंड कांस्टेंट। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का, जो भी क्वेश्चन पूछे जाता है सबसे पहले आपसे यही जावा स्क्रिप्ट में पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जो वेरिएबल होता है जावा स्क्रिप्ट में, दैट इज द वेयर, लेट, कांस्टेंट। राइट, सो इसका डिफरेंस बताने के लिए कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो इसको हम जो मेन पॉइंट है ना, उसी को आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपको बहुत जगह जैसे कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये मतलब कि क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताया जाएगा, लेकिन हम आपको एक्यूरेट पॉइंट बता रहे हैं कि इसका जो मेन डिफरेंस है, दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस होता है तीनों के अंदर। सबसे पहले आप जैसे कि यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया, इसके अंदर सबसे पहले फीचर है वह, उसके बाद स्कोप के बारे में डिस्कस, मतलब फीचर है मतलब वेयर, लेट, कांस्टेंट। राइट, उसका स्कोप क्या है, रीअसाइनमेंट कर सकते हैं कि नहीं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं, होस्टिंग क्या होता है, दैट इज द बिहेवियर कंसेप्ट होता है होस्टिंग के अंदर। तो ये हमने डिस्कस करना है। राइट, जो वेयर होता है ना, वेयर का जो स्कोप का कंसेप्ट आती है, दैट इज द फंक्शन स्कोप होता है और ग्लोबल स्कोप बोला जाता है। अब ये ग्लोबल स्कोप क्या होता है अभी थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा। राइट, अभी थ्योरेटिकली नॉलेज ले लो, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकली भी इसको डिस्कस करेंगे। देन आपका जो लेट आती है, दैट इज द ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, जिसको हम डिफाइन करते हैं करली ब्रैकेट का यूज करके। राइट, उसके बाद आपका आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट आपका ब्लॉक स्कोप होता है, वो भी करली ब्रैकेट के अंदर ही स्टोर किया मतलब क्रिएट किया जाता है। राइट, अब जिसको करली ब्रैकेट से डिफाइन किया जाता है, क्रिएट नहीं, डिफाइन किया जाता है ब्लॉक स्कोप को। राइट, उसके बाद आपको ये कहता है रीअसाइनमेंट। रीअसाइनमेंट वेरिएबल को कर सकते हैं, लेट को कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट को नहीं कर सकते। राइट, बिकॉज कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल है जिसको अगर आप किसी भी वेरिएबल का यूज करके उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दिए तो वो तो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। राइट, तो यहाँ पे बताया है कि कैन बी रीअसाइन एंड कैन बी रीअसाइन, मतलब ये और ये आप रीअसाइन कर सकते हैं वेयर और लेट को, लेकिन जब कांस्टेंट के अंदर आएंगे तो दिस इज द नॉट रीअसाइबल, दिस इज द नॉट रीअसाइनमेंट वेरिएबल। राइट, बिकॉज इसके अंदर एक बार जो वैल्यू को आप फिक्स कर दिए वो कांस्टेंट हो जाती है। राइट, उसके बाद आपको नेक्स्ट मिलेगा यहाँ पे री डिक्लेरेशन। देखो, री डिक्लेरेशन आप वेयर को कर सकते हो, उसके बाद कैन नॉट बी रीडिक्लेयर इन द सेम स्कोप, जैसे कि आपका इसको भी कर सकते हो बट सेम स्कोप के अंदर सोचोगे जो आप उसी वेरिएबल को कुछ डिफाइन करें तो उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। राइट, उसके बाद कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, अब इसको तो डिक्लेयर कर ही नहीं पाओगे बिकॉज एक बार भी कर दिए तो वही फिक्स हो जाएगा। राइट, उसके बाद आती है होस्टिंग। होस्टिंग का अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो दैट इज द बिहेवियर, जो बिहेवियर होता है ना किसी भी वेरिएबल का, एक नेचर समझ सकते हो, तो वो कंसेप्ट आती है होस्टिंग के अंदर। राइट, अब आपको आएगा कि वेरिएबल का जो होता है वो आपका होस्टिंग होती है बट उसके अंदर अनडिफाइंड स्टोर हो जाता है। जैसे कि अगर कोई वेरिएबल को हम बिना इनिशियलाइज करे यूज कर रहे हैं तो वो वेरिएबल तो हो जाएगा, उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, दैट इज द अनडिफाइंड स्टोर होगा। लेकिन आप वही लेट और कांस्टेंट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप उसको, वहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलेगा, दैट इज द आई थिंक रेफरेंस एरर देखने को मिलता है। ठीक है, उसको अभी हम, हाँ, रेफरेंस एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे अभी हम एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है, होस्टिंग एंड इनिशियलाइज विथ अनडिफाइंड, मतलब कि जब भी आप किसी अदर वेरिएबल को जो कि आप इनिशियलाइज नहीं किए उसको आप यूज करना चाहते हो तो उसके अंदर उसके बिहेवियर में अनडिफाइंड स्टोर हो जाएगा। बट आप जो वहीं पे लेट और कांस्टेंट का जब यूज करोगे तो वहाँ पे आपको उसको तो इनिशियलाइज नहीं कि वो एरर शो करेगा, होस्टिंग है बट उसके अंदर आप इनिशियलाइज नहीं कर पाओगे। और उसके अंदर एक कंसेप्ट आती है, दैट इज द टेम्पोरल डेड जोन, मतलब कि हमेशा हमेशा के लिए डेड जोन के अंदर चला जाएगा। सेम केस आपको कांस्टेंट के साथ देखने को मिलेगा। राइट,
तो यहाँ पे हमने जो मेरा कंसेप्ट था थ्योरेटिकली के डिफरेंस बिटवीन वेयर लेट एंड कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। अब इसको चलते हैं प्रैक्टिकली कैसे करके समझते हैं, उसको हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहला जो ये फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप, और उसके बाद आपको ग्लोबल स्कोप में क्या समझ आती है, उसके बाद ये कैन असाइन कर सकते हैं कि नहीं, उसको समझते हैं, राइट। उसके लिए जैसे कि यहाँ पे हमने VS कोड के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया, डेट इज द 10 क्वेश्चन, इस फोल्डर का हमने नाम रखा है। उसके बाद इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 1, हम समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम नाम रख देते हैं, राइट। और .js नाम रखा हमने। आप भी अपने हिसाब से नाम चॉइस कर लेना, हर क्वेश्चन को हर एक के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेयर के बारे में, राइट। हम यहाँ पे हेडिंग के अंदर भी लिख देते हैं वेयर, ठीक है। दिस इज द वेरिएबल, राइट। अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है और ये एक फंक्शन वेरिएबल भी है, और ये इसको हम रीअसाइन भी कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, राइट। और ये होस्टिंग का कंसेप्ट हमने समझा था, तीनों इसके अंदर पॉसिबल मतलब है, तो उसको करके समझते हैं। लेट से पहले हम होस्टिंग को समझते हैं, राइट। हमने console.log करके और एक प्रिंट करा रहे थे। यहाँ पे आपको देखना क्या प्रिंट होगा, इसको टर्मिनल के अंदर ओपन करेंगे, हम इसको एज ए सर्वर साइड रन करा रहे हैं। क्लाइंट साइड आप कहाँ पे रन करा सकते हो, उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट का सीरीज देखना, उसके अंदर हम डिटेल में इसके बारे में बात किया है, राइट। अब यहाँ पे हमने इसको क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद आपको इस कोड को रन कराने के लिए नोड और आपका जो फाइल का नाम है वो रन करना, उसके बाद इंटर मारोगे तो आपका कोड तो रन हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको देखना रेफरेंस एरर देखने को मिला, राइट। अब ये रेफरेंस एरर इसलिए देखने को मिला कि इनिशियल हम इसको तो कोई डिफाइन मतलब कुछ बताया नहीं है कि इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, राइट। अभी ए मेरा डिफाइन है बट किस वेरिएबल के अंदर है, उसका पहले तो कुछ यूज किए नहीं है कीवर्ड, तो इसलिए ये ए इज नॉट डिफाइंड, दैट इज द रेफरेंस एरर शो हो रहा है। अब अगर लेट से मैं एक फंक्शन के अंदर इसको डिफाइन करेंगे, राइट। हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, लेट से मैं इस फंक्शन का नाम देता हूँ ग्रीट, और इसी फंक्शन के अंदर हम console.log करके देखते हैं, राइट। और अगेन ए को प्रिंट कराएंगे, तो आप गेस यहाँ पे वीडियो पॉज करो, इसका आउटपुट बता के देखो तो इसके अंदर क्या आएगी, आउटपुट जो आएगी उसका कमेंट करके बताना। लेट्स गो सॉल्यूशन देखते हैं। जब हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे कुछ एरर देखने को नहीं मिला, इसलिए एरर देखने को नहीं मिला बिकॉज हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया था, राइट। अगर हम इस फंक्शन को इस टाइम पे अब कॉल करेंगे तो आपको आई थिंक सेम एरर देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे भी हमने कीवर्ड को अभी तक यूज नहीं किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द ए इज नॉट डिफाइंड एंड रेफरेंस एरर शो हो रहा है। अब लेट से मैं इसके साथ यूज करता हूँ, लेट से मैंने वेयर को ए किया, अब इसको यूज कर रहा है, ठीक है। अब इसको जब यूज करेंगे तो आपको एज ए अनडिफाइंड देखने को मिलेगा हेयर, देख सकते हैं आउटपुट के अंदर अनडिफाइंड शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे सोचो कि ये वेरिएबल मैंने आउटसाइड द फंक्शन इनिशियलाइज किया है, तो दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल, राइट। और इसको यूज कर रहा है इनसाइड द फंक्शन, राइट। जब इनसाइड द फंक्शन यूज कर रहा है तो यहाँ पे ये एक्सेस हो जा रही है, तो दैट इज द ग्लोबल फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन स्कोप, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे ये ग्लोबल फंक्शन कैसे ये ग्लोबल वेरिएबल है और ग्लोबल फंक्शन आई थिंक था, देखते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन स्कोप के अंदर काम हो रही है, राइट। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, लेट्स। और एक और था जैसे कि इसके अंदर हम रीअसाइन कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसके अंदर 10 स्टोर कर रहे हैं और इसको फंक्शन के अंदर, ठीक है, इसको फंक्शन के अंदर यूज करके इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग स्टोर कर देना, डेट इज द माई नेम, राइट। हमने इसके अंदर असाइन भी कर दिया। अब जब इसको प्रिंट कराएंगे तो एज ए जो आफ्टर अपडेट या रीअसाइन जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है, राइट। तो ये आपका वेरिएबल का कंसेप्ट है, बस इतना ही समझना। और उसके बाद ये है कि के समय में इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, राइट। इसलिए नहीं यूज करते हैं बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर एरर आने की संभावना होती है कि बहुत सारा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे एरर आ जाएगा बहुत बड़ा कोड के अंदर, तो आप खोजते रह जाओगे, ठीक है। और वो एरर आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे जैसे कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, कहीं पे यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे मतलब कि वेरिएबल को डिफाइन किया लेकिन कोई वैल्यू हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे और यूज करें तो वहाँ पे अनडिफाइंड शो होगा, तो आप सोचोगे जी कहाँ पे एरर आ रहा है, राइट। कुछ इस तरह का कंसेप्ट आती है, आपके सामने ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको यूज किया। आप यहाँ देख सकते हैं हमने क्या किया कि टेस्ट किया वेयर को console.log करके अनडिफाइन स्टोर किया। ये भी एग्जांपल बहुत अच्छा है। हमने मतलब कि पहले इसको यूज करके बाद में इसको इनिशियलाइज किए हैं, देन उसके बाद ये फिर कंडीशन को लगा के हम समझे, तो आप इसको जरूर ट्राई करना और इससे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो हमने आपको एक एग्जाम्पल का यूज करके भी समझा दिया और एक अच्छा एग्जाम्पल भी आपके साथ मैंने राइट डाउन के एज ए एग्जाम्पल के थ्रू दे रहा हूँ, राइट।
तो ये था मेरा क्या वेयर का कंसेप्ट। अब आती है बारी मेरा लेट का कंसेप्ट, ठीक है। लेट के लिए भी सेम फंक्शन हम एक काम करते हैं, इसी फंक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसी के साथ डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉपी किया और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने से सेव कर दिया, उसके बाद एक काम करते हैं, इस कोड को रन कराते हैं, देन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रन कराने के बाद मेरे पास 2 और 1 प्रिंट हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे आपको एक समझने का ज़रूरत है कि सबसे पहले हमने तो वायर के बारे में डिस्कस किया, तो वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आती है लेट और कांस्टेंट, दोनों में सिमिलरिटी है बट वन चेंज है, दैट इज द कि लेट में आप चेंज कर सकते हो बट कांस्टेंट में आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि रीअसाइन और रीअसाइन वेरिएबल, ठीक है, तो उसको आप नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे टेस्ट लेट कांस्टेंट नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया है और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब हम console.log a करेंगे तो इस केस में आपको एक रेफरेंस एरर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने रन कराया तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेफरेंस एरर कैन नॉट बी एक्सेस बिफोर इनिशियलाइज, मतलब आप इसको बगैर इनिशियलाइज किए नहीं यूज कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें इनिशियलाइज करने के बाद भी आप यूज कर सकते हो। और उसके अंदर हमने क्या बताया था आपसे कि जैसे कि मैं उसके अंदर एक बताया था कि लेट से मैं var a को पहले इनिशियलाइज कर, मतलब बाद में इनिशियलाइज कर दिए और इसको पहले भी हम एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी जब console.log करेंगे और a को जब यहाँ भी a को जब हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे भी एक्सेस पॉसिबल है। जैसे देखो मैं जब इस कोड को रन कराऊंगा तो एरर से पहले अनडिफाइंड आपको प्रिंट हुआ दिखेगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी वैल्यू तो इनिशियलाइज किया लेकिन उससे पहले इसको एक्सेस करा बिफोर इनिशियलाइज, तो उस केस में अनडिफाइंड स्टोर होता है, राइट। तो बट ये आपको लेट और कांस्टेंट के अंदर पॉसिबल नहीं है, राइट। तो वही एरर मेरे को देखने को मिला कि रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइज, राइट। और उसके बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए और उसको ब्लॉक लेवल के अंदर भी उस सेम वेरिएबल का यूज करके दूसरा वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं और उसको यहाँ प्रिंट कर रहे थे, यहाँ से आपको 2 मिलेगा। लेकिन जब इस ब्लॉक के आउटसाइड, दैट इज द वन ब्लॉक जो कि कर्ली ब्रैकेट का यूज करके उसके अंदर ये जो वेरिएबल डिफाइन हो रहा है दिस इज द दूसरा वैल्यू है, मतलब कि ये आपका दूसरा वैल्यू है। और जो ऊपर वाला इनिशियलाइज हो रहा है, ऊपर इनिशियलाइज हो रहा है बट मतलब कि बिफोर ब्लॉक स्कोप, मतलब आउटसाइड ब्लॉक स्कोप, तो वो आपका ए है, वो भी एक अदर वेरिएबल है। और जो इनसाइड ए है वो अदर वेरिएबल है, ठीक है। और उसके अंदर जो वैल्यू है वो भी अदर वैल्यू है और आउटसाइड वाला के अंदर भी जो वैल्यू है वो अदर वेरिएबल है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे से आपको 2 मिल रहा है और यहाँ से आपको 1 मिल रहा है, राइट। अब आती है आपके बारी कांस्टेंट के अंदर, ये आपका म्यूटेशन है। म्यूटेशन का मतलब किसी ऑब्जेक्ट का यूज करके आप उसके अंदर वैल्यू को चेंज कर सकते हो एज ए वो वेरिएबल, चाहे आप कांस्टेंट से इनिशियलाइज किए हो चाहे आप लेट से इनिशियलाइज किए हो, राइट। अगर सिंपल जैसे कि यहाँ पे तो ये पॉसिबल है कि आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो और इसको जब प्रिंट कराओगे तो आपको मिलेगा आंसर के अंदर, राइट। लेकिन हम जैसे कि कांस्टेंट कर रहे हैं और दूसरा आंसर लेते हैं, जैसे लेट से एक नंबर लेते हैं, हमने यहाँ पे एक नंबर लिया, इसके अंदर 10 को स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद जब हम इसको कंसोल डॉट करेंगे तो हमको यहाँ पे नंबर तो प्रिंट होकर दिखेगा, राइट। जब इसी नंबर का यूज करके हम अदर नंबर, जैसे कि लेट से मैं इसके अंदर एज ए स्ट्रिंग कोई वैल्यू को स्टोर करना के शुरू किया और जब हम इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा, देख सकते हो। अभी हम जब रन कराएंगे तो आपके सामने एरर आ गया, सेम एरर। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 1 ऊपर से आ रही है फंक्शन के अंदर से, जो कि लेट कांस्टेंट टेस्ट वाला फंक्शन है उसके अंदर से, और आपको 10 यहाँ से प्रिंट हो रहा है। बट इसके बाद एरर हो रहा है, दैट इज एरर सेज कि असाइनमेंट कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, जो आप असाइन कर रहे हो ना वैल्यू को वो ऑलरेडी कांस्टेंट के अंदर है, राइट। तो ये आपका डिफरेंस होता है छोटा सा तीनों के अंदर कि आप जो वेरिएबल है, जैसे कि फर्स्ट इज द वेर जो कि ग्लोबल होता है, ये आपका फंक्शन स्कोप भी होता है और लेट और कांस्टेंट आपका ब्लॉक स्कोप होता है, राइट। ये ध्यान रखना। और सेकेंड पॉइंट, आप इसको रीअसाइन कर सकते हो, इसको भी रीअसाइन कर सकते हो बट इसको नहीं कर सकते हो आफ्टर इनिशियलाइज। एंड इसको कैन डिक्लेयर भी कर सकते हो, इसके अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो बट सेम केस के अंदर कर सकते हो और कैन नॉट भी डिक्लेयर, राइट। और उसके बाद ये होस्टिंग है और इसके अंदर अनडिफाइंड स्टोर होता है कि आप इसको बिफोर इनिशियलाइज अगर यूज कर रहे हो और उसको बाद में इनिशियलाइज करो तो उस केस में ऊपर वाले जो यूज हो रहा है उसके अंदर अनडिफाइंड स्टोर हो जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था छोटा सा डिफरेंस पहला क्वेश्चन के अंदर, राइट। लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इसमें बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं एज ए बिगिनर लेवल, राइट। फर्स्ट कर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू बोला जाता है। फर्स्ट इज द लूज इक्वालिटी बोला जाता है और स्ट्रिक इक्वालिटी बोला जाता है, राइट। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट राइट डाउन करके रखा है 2 पॉइंट के अंदर कि जो ये आपका डबल इक्वालिटी या लूज इक्वालिटी होता है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप दो डाटा टाइप को आपस में कंपेयर करो, लेट्स से एग्जांपल समझो कि फर्स्ट इज द नंबर और सेकंड इज द स्ट्रिंग, तो जो स्ट्रिंग होता है उसको क्या करता है, वो नंबर में कन्वर्ट करके कंपेयर करता है, राइट। यहाँ पे कन्वर्जन हो जाती है, तो वो उस केस में आपको ट्रू देखने को मिलता है। लेट्स से जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से लिखा है, जीरो आपका एक नंबर टाइप है, ठीक है, और जो उसके अंदर ऑलरेडी जीरो और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो आपका एक स्ट्रिंग टाइप है। तो क्या करता है जावा स्क्रिप्ट, जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको कन्वर्ट कर देता है एज ए नंबर और दोनों को आपस में कंपेयर करता है, देन यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देता है। बट वही आप स्ट्रिक इक्वालिटी के केस में जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको वो टाइप कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे बहुत टाइप होता है, वैल्यू और टाइप को दोनों को कंपेयर करके देन आपको रिटर्न करता है आंसर, राइट। बट जावा स्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा जो यूज होता है यही यूज होता है, दैट इज द रिकमेंडेड फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट, राइट। बट इसको आप यूज करना नहीं चाहते, मतलब नहीं करना चाहिए। लेट से मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी बहुत सारा लिख के दिखाया है, एक काम करते हैं हम इसको एज ए एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा एक क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, तो क्वेश्चन 2 है जो कि उस नाम से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं फाइल, और इसके अंदर हम क्या करते हैं सेम एग्जांपल जो अपना है ना, इसी एक एग्जांपल को कॉपी करके और इसको समझते हैं, राइट। हमने इस एग्जांपल को कॉपी किया, इसके अंदर जब रन कराएंगे तो आपको जो मैंने आंसर के अंदर दिया है ना, वही आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आई थिंक एरर शो हो गया। अब एरर कहने का मतलब ये है कि मैंने इस गलत फाइल को रन करा दिया। सबसे पहले नोड और क्वेश्चन सेकंड को रन कराना था, राइट। जब आप रन कराओगे तो फर्स्ट से ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स देखने को मिल रहा है। आप अगर इंटरनेट पे जैसे इंस्टाग्राम के रील वगैरह में आप कभी कभी देखे होंगे कि 3 को कंपेयर कराने पे वहाँ पे ट्रू फॉल्स, या लेट से कभी कभी आप कहीं पे देखे होंगे 6 और 6 कुछ इस तरह का कंसेप्ट, तो वहाँ पे भी सेम होता है। आप यहाँ पे इसने क्या किया कि ये जो 3 है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया एज ए नंबर, देन कंपेयर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे आपको वैल्यू और टाइप जो डाटा टाइप होता है वो दोनों चेक कर रहा है, तो आपको ये फॉल्स रिटर्न करना है। सेम इसके साथ हो रही है, सेम इसके साथ हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ जीरो है, तो ये क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है जीरो के अंदर और दोनों इक्वल कर रहा है। ये नल है तो इसको भी कन्वर्ट करके अनडिफाइन में कन्वर्ट करके और यहाँ से ट्रू चेक कर रहा है। तो आपका एक और यहाँ पे हम क्वेश्चन मतलब दे रहा हूं कि आप जो ट्रू होता है, जैसे ट्रू और फॉल्स को जब आप कंपेयर करोगे तो वहां पे डबल इक्वलिटी के अंदर क्या आंसर आएगी और ट्रिपल इक्वलिटी के अंदर जो स्ट्रिक इक्वालिटी है उसके अंदर क्या आंसर आएगी, इसका कमेंट आप करना, ठीक है। आपको रन कराना है और उसके बाद उसको कमेंट करना है कि इसके अंदर क्या आंसर देखने को मिलता है, राइट। अब इसके अंदर बेसिक जो डिफरेंस है, बस इतना याद रखना कि जो लूज इक्वालिटी होता है वो क्या करता है कि जो भी डाटा टाइप होता है ना, उसको नियरेस्ट डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करता है। लाइक अगर आप नंबर और स्ट्रिंग को यूज कर रहे हो तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है, देन कंपेयर करता है, राइट। और जब अभी स्ट्रिक इक्वालिटी के अंदर जाओगे, क्या होता है कि जैसे कि दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो, दोनों वैल्यू सेम है बट दोनों का जो डाटा टाइप है वो अलग है, तो ये चेक होती है वैल्यू और डाटा टाइप दोनों को कंपेयर करने के बाद ही रिजल्ट आती है, राइट। तो ये छोटा सा डिफरेंस था बस, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। जो हाईली प्रेफर कर जाता है यूज करने के लिए वो आपका स्टिक इक्वालिटी आती है, राइट। तो ये था छोटा सा डिफरेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड। डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज द डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है, जिसको हमने अच्छे से कवर किया है जावा स्क्रिप्ट सीरीज के अंदर। अगर आप उसको प्रेफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो उसका प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे या आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम शॉर्ट में बताते हैं कि ये आखिर डॉम क्या होता है। देखो डॉम का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या करे, क्वेश्चन पढ़ते व्हाट इज द डॉम, राइट, एंड हाउ डज जावा स्क्रिप्ट मैनिपुलेट इट। मतलब कि जावा, सबसे पहले तो ये पूछा है कि आपका डॉम क्या होता है, इसको आप जावा स्क्रिप्ट कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, अब ये बताना है आपको, राइट। तो सबसे पहले डॉम का जो फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ए ट्री ऑफ ए नोड रिप्रेजेंटिंग द एचटीएमएल। अब ये ट्री ऑफ नोड क्या होता है, जैसे कि हम एचटीएमएल के अंदर सबसे पहले आपका एक डॉक टाइप आता है, देन आपको मिलेगा हेड टैग, उसके अंदर सब मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, उसके बाद आपको लिंक टैग भी हो सकता है, और जो उसके बाद हम हेड टैग को क्लोज करते हैं, देन आपको आता है बॉडी टैग और उसके अंदर आपका मेन टैग आती है जो कि HTML के अंदर होता है, राइट। तो ऐसे आपको अगर ट्री में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आप जो टॉक टाइप आती है उसको लोगे, उसके बाद उसके अंदर से 2 टैग निकाला, फर्स्ट इज द हेड टैग, सेकंड इज द बॉडी टैग, फिर हेड टैग के अंदर जो टैग है उसको आप ट्री के अंदर मतलब कन्वर्ट करोगे। जैसे एक ट्री होती है, सबसे ऊपर सबसे नीचे से अगर नीचे से चलोगे तो जड़ होती है, उसके बाद उसका
ताना वगैरह होता है, मतलब कि उसके अंदर दाढ़ी निकला जाता है जिसको एज ए लीफ बोला जाता है, वो सब देखोगे, ठीक है। तो वो होता है कन्वर्ट। अगर आपको ये समझना है और अच्छे से, तो उसके लिए आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हो डॉम इन जावास्क्रिप्ट, राइट, एंड गो इमेज सेक्शन, राइट, और यहाँ पे देख सकते हो इसका इमेज का जो स्ट्रक्चर है कुछ यहाँ पे आपको शो होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, एंड नहीं जूम हुआ क्या ये, चलो इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको डॉक है, उसके बाद HTML आएगा, डॉक्यूमेंट के बाद HTML से 2 टैग निकला, फर्स्ट इज द हेड एंड सेकेंड इज द बॉडी, और फिर हेड के बाद टाइटल, सम वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन जैसे होता है इसके अंदर, जैसे ये सब है टाइटल बोला जाता है इसको, जो यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं। एंड इसके बाद आपको बॉडी के अंदर जैसे कि आप H1 का यूज कर रहे हो, बटन यूज कर रहे हो, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ लिखे हो, उसके बाद बटन के अंदर बटन का जो टेक्स्ट होता है वो लिखो, तो कुछ इस तरह आप इसका क्या बोलते हैं वो ट्री ड्रॉ कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आगे तो ये छोटा सा डिफरेंस हमने बता दिया कि ट्री कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को इन डॉम मैनिपुलेशन के अंदर, राइट। अब आपको बताते हैं कि इसको कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारा मेथड है जावास्क्रिप्ट के डॉम के अंदर, जैसे कि इवेंट आता है, जैसे कि इवेंट के अंदर इवेंट लिसनर का कंसेप्ट आती है, जैसे किसी के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो उससे आपको कोई टास्क परफॉर्म होता है, जैसे कि HTML के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमने उसका भी, जैसे जावास्क्रिप्ट कैन बी क्वेरीज एलिमेंट, ठीक है, एंड रीड चेंज एट्रीब्यूट ऐड रिमूव नोट्स एंड बिहाइंड द इवेंट सेंस, ठीक है। जैसे कि क्लिक इवेंट होती है, माउस इवेंट हो गया, विंडो इवेंट भी आती है, ठीक है। तो ये सब इवेंट होता है। अब इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ऑलरेडी हम चैनल के ऊपर एक सीरीज जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं और उसके अंदर ऑल डिटेल बताएं, बट आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल को राइट डाउन किए हैं। अगर आप इसको प्रेफर करना चाहते हो तो बेहतर आप इसको प्रेफर कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैं इसके अंदर क्या क्रिएट किया हूँ, इसी एग्जांपल को कॉपी करना है। एक काम करते, एक दूसरा एग्जांपल से आपको मैं इसको समझाता हूँ। लेट से मैं इसके लिए एक फाइल क्रिएट करता हूँ, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 03 है .js, इस क्वेश्चन का नाम रखते हैं और उसके बाद इसके अंदर एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। इसके लिए मेरे को एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, डेट इज द index.html, राइट। हम यहाँ पे लिखते हैं index.html और इसको हम यहाँ पे अपना मतलब बॉयलर प्लेट कोड होता है उसको जनरेट कर दिया, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग होता है जिसके अंदर हम अपना HTML का कोड को ऐड करेंगे। डेट इज द, किसको ऐड करना है, क्वेश्चन नंबर 3 वाले जावास्क्रिप्ट फाइल को, राइट। हमने यहाँ पे ऐड किया और सेम जो हमारा यहाँ पे है ना, इसी को कॉपी करते, तो हमने इसको कॉपी किया यहाँ से और इसको अंदर पेस्ट करते हैं। तो मैंने ये आपका एक छोटा सा HTML का कोड हमने राइट डाउन किया, इसके अंदर कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डिव टैग लिया जिसका ID डिफाइन किया ऐप, एंड उसके अंदर एक पैराग्राफ है जिसके अंदर टेक्स्ट है हेलो, और उसका ID का हम नाम लिखे हैं टेक्स्ट। उसी तरह हमने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया है जिसका ID के अंदर हमने बटन BTN लिखा है और इसके अंदर टेक्स्ट है मेरा क्लिक, ठीक है। तो जब इस कोड को हम रन कराएंगे, अभी के लिए इसको हम बंद कर दें। इसको रन कराने के लिए लाइव सर्वर एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो आप। जैसे हम इसको रन कराएंगे तो रन कराने के बाद आपको कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा। आप अगर इसके ऊपर स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज परफेक्ट है, राइट। इतना करने के बाद हम जो जावास्क्रिप्ट का कोड इसके अंदर राइट डाउन किए हैं वो उसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं, राइट। इसको, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर है, इसको हम कॉपी करके अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर पेस्ट करेंगे, राइट। हमने इसके अंदर पेस्ट किया और फॉर्मेट कर लेते हैं इसको फॉर्मेटर का यूज करके, जो कि VS कोड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमने इसको किया, तो इसके अंदर अब हमने क्या किया है उसको आपको समझाता है। जैसे कि सबसे पहले हमने पैराग्राफ को फेच किया इन HTML फाइल के अंदर से। HTML के अंदर पैराग्राफ कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको हमने एज ए ID का यूज करके फेच किया। कैसे किया, मेथड होती है document.getElementById, यानी कि वहाँ पे ID था, जो कि ID का नाम होता है वो एग्जैक्ट यहाँ पे रखा जाता है, डेट इज द टेक्स्ट यहाँ पे हमने ID के अंदर सेव किया था, उसी को हमने फेच किया document.getElementById का यूज करके सेम बटन को फेच किया है। और उसके बाद हमने एक फंक्शन अप्लाई किया, डेट इज द ऐड इवेंट लिसनर, जिसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन को पास करते हैं, ऐप आल्सो पास इवेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बटन के ऊपर ऐड इवेंट्स लिसनर लगाया है, क्लिक जो इवेंट होती है वो लगाया है, और उसके बाद हम इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करें। अब इस कॉल बैक के अंदर हो क्या रहा है वो समझते हैं, ठीक है। तो इस कॉल बैक के अंदर हम शायद 2 काम कर रहे हैं। फर्स्ट इज द कि टेक्स्ट कंटेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद उसके अंदर जो मतलब कुछ है वो हो रहा है। जैसे कि देखो,
क्या किया कि बटन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये सबसे पहले पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हमने यहाँ से लिया, उसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है ना, टेक्स्ट कंटेंट वो क्लिक होके और ये हो जाएगा, जैसे कि क्लिक एट और न्यू डेट से आपका लोकल स्ट्रिंग के अंदर जो टाइम होगा डेट होगा वो शो हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा समथिंग क्रिस्मन, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद क्या किया है, सेकेंड काम ये है कि सबसे पहले हमने जो हमारा डिव है ना, उस डिव को हम यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं, एक डिव क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि न्यू नोड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और उसके अंदर डिव क्रिएट हो रही है, राइट। उसके अंदर हम न्यू एलिमेंट को पास कर रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐप कहाँ पे स्टोर था, तो उसके लिए HTML को समझना पड़ेगा। ऐप मेरा एक डिव के अंदर स्टोर था, उसको हम यहाँ पे फेच कर और रिप्लेस कर रहे हैं किसको, न्यू नोड के साथ, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट टेक्स्ट मेरा चेंज होगा जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सेव करके और अपने पेज को एक बार रिफ्रेश करने के बाद और इसके चेंज होने का मतलब क्लिक करने से पहले इसका HTML देख लो आप इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिव है जिसका आईडी कुछ और है, पैराग्राफ है और आईडी टेक्स्ट है और यहाँ पे BTN है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो क्लिक्ड ऐड टाइमिंग शो हो गया और न्यू एलिमेंट भी ऐड हो गया। तो यहाँ पे जब आप जाके देखो तो आईडी होगा, पैराग्राफ ऐड हो गया जिसके अंदर कलर भी है, स्टाइल के अंदर ऐड हो गया और न्यू डिव क्रिएट हो गया आफ्टर बटन, राइट। तो यही मेरा मतलब कि कहने का मतलब था कि जो सेकंड क्वेश्चन का कहना था कि व्हाट इज द डॉम एंड हाउ टू जावास्क्रिप्ट मैनिपुलेट इट, राइट। तो इसका मतलब यही है कि जावास्क्रिप्ट जो मेन कंसेप्ट होता है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ही पूरा कंसेप्ट होता है, जिसके अंदर बहुत सारा आपको मतलब मेथड मिल जाएगी, बहुत सारा आपको फंक्शन मिल जाएगी जिसका यूज करके आप अपने वेबसाइट को इंटरेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। और कुछ आपको काम कराना है तो उसको भी आप काम करा सकते हो, राइट। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में मतलब कि जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डॉम मैनिपुलेशन होता क्या है और इसको कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर इसको डिटेल में समझना है तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट फॉलो कर सकते हो, उसमें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, राइट। Let's discuss about next question, that is the what is the function and normal function and arrow function में क्या डिफरेंस है इसी को बताना है। तो फंक्शन का डिफिनेशन तो आई थिंक आपको ऑलमोस्ट पता होगा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। इसका फंक्शन को अगर डिफिनेशन पढ़ना है तो फंक्शन कुछ नहीं था, फंक्शन एक तरह का ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं और बार बार अगर एक ही काम को करना है तो उसके लिए हम फंक्शन को क्रिएट कर देते हैं और उसको हमेशा यूज करके उसको कर लेते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफिनेशन था, अगर आपको और डिटेल पढ़ना है तो यहाँ पे हम ऑलरेडी राइट डाउन कर चुके हैं, राइट। इसको आप पढ़ सकते हो। अब बारी आती है कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कितने तरह का होता है, तो आप अगर उसको भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट हम लिंक पे है, डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वहां से देख लेना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर जो है ना उसी को बताता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन एज ए डिक्लेरेशन जो होता है ना फंक्शन का, वो नॉर्मल फंक्शन कहलाता है और इसके अंदर एक एक्सप्रेशन फंक्शन भी आती है। उसके बाद इसके अंदर एरो फंक्शन मिल जाएगी आपको, इसके अंदर असाइनमेंट फंक्शन भी मिल जाती है, पैरामीटर फंक्शन भी मिल जाती है, रिटर्न फंक्शन भी आती है, राइट। तो मतलब जो मेन है उसको मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल फंक्शन या एक्सप्रेशन फंक्शन कैसे होता है कि नॉर्मल फंक्शन डिफाइन यूजिंग फंक्शन कीवर्ड दैट इज द डिक्लेरेशन फंक्शन बोला जाता है। यहाँ पे हमने एज ए शायद लिखा भी है और असाइन वेरिएबल फंक्शन एक्सप्रेशन, राइट। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह और इसका भी एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है उसके लिए भी हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसका .js देना हम यहाँ पे भूल गए, ठीक है। हमने .js लगा दिया। सबसे पहले हम एक नॉर्मल फंक्शन लिखेंगे, तो नॉर्मल फंक्शन को हम सम प्रिंट कराते हैं ए और बी को, ठीक है। हमने यहाँ पे ए और बी को प्रिंट कराया, कंसोल डॉट लॉग करने के बाद ए और प्लस बी करेंगे तो यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा और जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके अंदर आपको दो वैल्यू पास करना है, राइट। हमने कुछ इस तरह लिखा और इसको यहाँ से क्लियर करने के बाद तो आउटपुट के अंदर यहाँ पे हमने सेकेंड क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है ना उसी को हम यहाँ पे रन करा दिए, राइट। अभी हमको क्वेश्चन नंबर जो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको रन कराना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नोड, राइट। हम यहाँ पे नोड लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है तो हम 4 को रन कराएंगे तो आपको 30 देखने को मिलेगा, दैट इज द नॉर्मल फंक्शन, राइट। अब इसी फंक्शन को अगर एज ए एक्सप्रेशन हमको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे लिख सकते हो, सम, राइट। यहाँ पे कैसे लिखा गया है, सम, ठीक है। इसी को आप सम जो है, ये सम है ना, इसको वेरिएबल के अंदर कर लो और इक्वल लगा के फिर आप यहाँ पे फंक्शन लिख दो और इसके अंदर आप जो पैरामीटर है, लेट से मैंने इसके अंदर ए और बी पास किया था, उसके आप बाद इस तरह लिख के और इसके अंदर आप कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो, राइट। और ए प्लस बी करोगे
एंड देन आपको जब इस फंक्शन को कॉल करना है तो सेम मतलब नेम से कॉल कर सकते हो। इसके अंदर आप 40 पास कर दो, 45 और +5 किया, इसको कंट्रोल एस से सेव किया, देन सेम हम रन कराएंगे तो आपको आउटपुट के अंदर एरर आ गया बिकॉज यहाँ पे कॉमा आएगा, राइट। हमने कॉमा दिया, देन इसको हम रन कराएंगे तो आपको भी आउटपुट के अंदर एरर देखने को मिला बिकॉज काम करते हैं। इसको हम यहाँ से क्लियर कर दें, देन अगेन इस कोड को रन कराएंगे तो एरर देखने को पता है इसलिए क्यों आ रही है, क्योंकि हमने दोनों फंक्शन का नेम सेम रखा है। एक बार इसको हम जब कमेंट कर देंगे तो एरर आई थिंक अब नहीं आएगी। जब हम इसको रन कराएंगे तो आपको 50 आउटपुट के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। तो ये तो रहा मेरा नॉर्मल फंक्शन। लेट से मैं इस फंक्शन को एरे के अंदर मतलब एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। एरो फंक्शन, एरे नहीं, और एरो 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 इसको बोला जाता है, राइट। इसके अंदर अगर कन्वर्ट करना तो आप इसको कैसे कर सकते हो, कांस्टेंट देन सम को कॉल करोगे और ये ब्रैकेट मतलब इक्वल लोगे, देन आप ये ब्रैकेट पास करोगे और इस तरह, और इसके अंदर आप कंसोल डॉट लॉग करके, सो मैंने इसको जब प्रिंट करा रहा हूँ तो मतलब कि एक रेड चीज़ देखने को मिल रहा है, वर्ड होता है ना, हेरो वर्ड प्रिंट करा सकते हो। तो आपको मैं जब इसको कमेंट कर देंगे तो आई थिंक वो एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये एक सिंगल लाइन के अंदर आपको एरो फंक्शन का यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो। जब आप इसको रन कराओगे तो आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, बट आउटपुट मेरा नहीं शो होगा इसलिए क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया था, राइट। अब जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ड, राइट। तो ये आपका एक एरो फंक्शन है और आपका ये एक एक्सप्रेशन फंक्शन है और आपका ये एक नॉर्मल फंक्शन था। तीनों को मैंने आपको यहाँ पे लिख के डिफाइन किया, बट एक मेजर डिफरेंस होता है जिसको अक्सर बिगनर को पता नहीं होता है कि क्या होता है मेजर डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहले हमने भी इसको बहुत समय लगा, एरो फंक्शन को इसने कुछ इस तरह बताया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको ऑलरेडी हमने यहाँ पे आपको बताया। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि ये कब आया था, ES6 का जो कंसेप्ट आई थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, उस समय इसका सिंटेक्स को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जो मेन डिफरेंस होता है यहाँ पे हमने मेन पॉइंट को लिखा है, फंक्शन डिक्लेरेशन एक्सप्रेशन हैव देयर ऑन दिस डिटरमाइन बाय कॉल साइट हैव आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या कहने का मतलब है, थ्योरेटिकल तो समझ में नहीं आएगा, बट एक्सप्लेन करता हूँ कि फंक्शन डिक्लेरेशन जो और एक्सप्रेशन होता है वो जो दिस कीवर्ड होता है ना, इसको डिटरमाइन करता है कॉल साइट के पास। कैसे करता है अभी हम एक एग्जांपल से समझे हैं, बट एरे फंक्शन के अंदर ये नहीं आता है। तो इसको हम एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको सेव किया एंड लेट से मैं अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एक एम्प्लॉय का, ठीक है। हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लाइक इसका मतलब कि ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमने यहाँ EMP ही सेट करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट। और इसके अंदर उसका नेम को हम स्टोर करते हैं। लेट से मैं यहाँ पे हमने खालिद स्टोर किया, ठीक है। ये आई थिंक ये इक्वलिटी नहीं होता है, यहाँ पे ये होता है, ठीक है। हमने स्टोर किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल के अंदर हम सेम यूज करते हैं नॉर्मल, राइट। यहाँ पे मतलब कि अगर इसको यूज करना है तो हम यहाँ पे एक फंक्शन राइट डाउन करेंगे फंक्शन के अंदर, ये हो गया फंक्शन। अब हम अगर इधर इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं, यहाँ पे दिस डॉट नेम को यूज कर सकते हो, राइट। हमारा नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और जब अगर मैं इसी को एरो के अंदर यूज करता हूँ, लेट से मैं इसको एरो के अंदर यूज करके और एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और इसके अंदर अगर हम दिस डॉट यूज करके कंसोल डॉट लॉग करेंगे, सॉरी यहाँ पे हमको करना था नेम को आप प्रिंट कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ एरर देखने को मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे हम कॉमा लगाना भूल गए, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन सेम है, बट हम इसको एरो के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो एरो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप बस ये हो गया, हमने इसको एरे नहीं एरो बोला जाता है, एरो के अंदर हमने कन्वर्ट किया। तो ये आपका एरो फंक्शन है, ये आपका नॉर्मल फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू प्रिंट होकर देखिएगा, डेट माय नेम MD खालिद जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको इसको कॉल करना पड़ेगा। तो इसको कैसे कॉल कर सकते हैं, जो आपका AMP है ना, इसके अंदर आपको एक एरो फंक्शन है, राइट। और इसको आप कॉल करो, फिर EMP के अंदर आपको एक नॉर्मल फंक्शन है, तो इसको कॉल करो। और एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके मैं ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, राइट। एंड इसको मैं नीचे किया, कंट्रोल S से सेव करेंगे और देन इसको रन कराएंगे तो आप पहले को मिलेगा खालिद, मतलब इसके अंदर हमारा नेम को इसने एक्सेस कर लिया दिस डॉट नेम से। बट इसने क्या किया कि दिस डॉट नेम इसको मिल नहीं रहा, वहाँ पे अनडिफाइन दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने अनडिफाइन प्रिंट कराया। तो यही उस लाइन का कहने का मतलब था कि एरो फंक्शन के अंदर नो ऑन दिस लेक्सिकल दिस फ्रॉम द सराउंडिंग स्कोप, नो आर्गुमेंट कैन नॉट बी
यूज्ड कंस्ट्रक्टर, राइट। इसको आप यूज नहीं कर सकते हो बट इसके अंदर आप यूज कर सकते हो, राइट। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस था जिसको आपके साथ मैंने डिस्कस किया। बाकी आप इसको एरे के अंदर कैसे, एरे बार बार बोल रहा है भाई, एरो होता है आरओ, ठीक है, आरओ के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो उसको हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट होता है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉल स्टैक एंड हाउ डज जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूशन, राइट। तो पहले समझो कि कॉल स्टैक होता क्या है। देखो, अगर आप डीएसए या डाटा स्ट्रक्चर बड़े हो जहाँ पे आपको एक स्टैक टॉपिक मिलती है, उसको, उसमें क्या होता है कि वो फॉलो करता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। जो फर्स्ट में आता है वो लास्ट में जाता है, राइट, जिसको बोला जाता है लीफो, ठीक है। बट सेम कंसेप्ट कॉल स्टैक इन जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉलो होता है। यहाँ पे हम एक छोटा सा डेफिनेशन लिखे जिसको आपके साथ पढ़ते हैं, शायद आप पढ़ते ही समझ जाएंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द कॉल स्टैक इज ए फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर विथ इन जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट दैट मैनेज एग्जीक्यूशन ऑफ ए फंक्शन इट ऑपरेटेड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। जिसको हमने बताया था कि जो, सॉरी, यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, वो गलत मैंने बोला आपको। लास्ट इन स्टैक क्या फॉलो करता है, लास्ट में जो आता है उसको फर्स्ट में हटाया जाता है, राइट, प्रिंसिपल पर फॉलो करता है। मीनिंग द लास्ट फंक्शन एड टू द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव एंड एग्जीक्यूट। मतलब जो लास्ट में आपको किसी भी स्टैक के अंदर ऐड करोगे तो उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, देन उसको वहां से रिमूव किया जाता है, राइट। ईच एंट्री ऑन द कॉल स्टैक रिप्रेजेंट फंक्शन execution context which include information about the function, right, argument and local variable। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन को राइट डाउन किए हैं और इसके बाद यहाँ पे आई थिंक कुछ था वो शो नहीं हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को, ठीक है। वो मैंने कुछ ऐड किया था इस क्वेश्चन के एक चीज़ दिखाने के लिए, हाँ नहीं, इसके अंदर है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है। पहले इसके अंदर यहाँ पे ये कॉल स्टैक को हम डिस्कस करें, वो आगे मिलेगा आपको। तो हम जब इस कोड को कॉपी करेंगे, अब पहले इसको हम क्या करते हैं, रन कराते हैं, देन इसको हम एज ए क्या बोलेगा वो डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। तो 5.js को रन करा के और इसके अंदर हम इसको सेव करेंगे एंड देन जब इस कोड को हम मतलब रन कराएंगे, नोड क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट। हम इसको रन कराएंगे तो आपको देखो इनसाइड फर्स्ट, इनसाइड सेकंड और इनसाइड फर्स्ट, मतलब इनसाइड फर्स्ट, इनसाइड सेकंड और बैक फर्स्ट क्या प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले हमने फंक्शन फर्स्ट को कॉल किया, ये गया यहाँ पे, तो मतलब सबसे पहले हमने फर्स्ट को किया तो ये इसको कॉल किया, उसके बाद फिर इसको इसने कंसोल लॉग कर दिया, यानी कि इनसाइड फर्स्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर इसने सेकंड को कॉल किया तो सेकंड यहाँ पे, फिर इसने इसको प्रिंट कर दिया रहा। फिर जब प्रिंट हो गया तो आपको ये प्रिंट हो गया, वही आपको आउटपुट के अंदर यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको कैसे कॉल स्टैक के अंदर स्टोर होता है, लेट से मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इसको स्टैक के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक वो होता है एक्सी ड्रॉ करके ड्राइंग पेज होता है जिसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। तो इसको मैं क्या ऐसे इसको डार्क मोड ऑन कर सकता हूँ इसका, यहाँ पे है, ठीक है। मैंने इसको डार्क मोड के अंदर कर दिया। अब देखो जैसे कि इसको अगर करना है आपको तो यहाँ से लाइब्रेरी के अंदर जाना और यहाँ पे एज ए कुछ कंटेनर वगैरह सर्च करना। यहाँ पे एरर आ रहा है, अभी छोड़ो, एरर आ रहा है तो एरर क्यों आ रहा है, सेफ मिल जा भाई। ऑल राइट, नहीं मिला, मैं क्या करते हैं ऐसे ही यूज करके, लेट सपोज करो ये मानो कि ये आपका स्टैक है, स्टैक के ये ऊपर वाला जो ये होता है ना, ये खुला हुआ होता है। तो मैं इसको मतलब कि एक अलग लाइन बार मतलब पार देता हूँ, डैट इज़ द, लेट सपोज कि ये ओपन है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको समझाता हूँ, सबसे पहले हमने फर्स्ट को कॉल किया, ठीक है। अब ये फर्स्ट जाएगा आपको यहाँ पे, जैसे देखो कैसे काम करता है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले जब जावास्क्रिप्ट कोड रन होती है तो वो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले ऐप पे आएगा, तो यहाँ पे देखेगा कि ये आपका फंक्शन है, बट इसको ये छुएगा नहीं बिकॉज आप फंक्शन को तो कर नहीं पाओगे। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे आएगा, राइट, लाइन नंबर 7 के पास, तो दिस इज द ऑल्सो फंक्शन, तो इसको भी ये आपको छुएगा नहीं। देन आपको आएगा लाइन नंबर 11 के बाद, बिकॉज ये इसी का पार्ट है तो इसलिए इसके अंदर नहीं गया। लाइन नंबर 11 पे आया तो देखा कि ये किसी को कॉल किया गया, डैट इज द ऑल्सो फंक्शन, तो जो आपने फर्स्ट को कॉल किया हो तो ये यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसने क्या करेगा कि आपको ये इसको एज ए स्टैक के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेगा, उसके बाद इसका जो भी काम हो रहा है, जैसे कि सबसे पहले ये है तो इसको आउटपुट के अंदर भेज देगा, ठीक है। सबसे पहले इसको आउटपुट के अंदर प्रिंट करेगा यहीं से, और फिर उसके बाद देखेगा कि इसका भी और काम है, तो हाँ यहाँ पे सेकंड को कॉल करा तो ये सेकंड पे जाएगा, तो ये यहाँ से कॉल होके यहाँ पे आएगा, राइट। और इसको क्या करेगा, ये स्टैक के अंदर ऐड करेगा
ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि इसका फाइनल ये एग्जीक्यूशन है तो इसको आउटपुट के अंदर प्रिंट करके ये स्टैक के अंदर से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर स्टैक के अंदर से रिमूव होने के बाद ये कॉल होगा, ये भी प्रिंट होने के बाद ये भी स्टैक के अंदर से रिमूव हो जाएगा और लास्ट में आपका स्टैक खाली हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरह का कोड एग्जीक्यूशन होता है कॉल स्टैक के अंदर, ठीक है। छोटा सा हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने उसको ऐड करना भूल गए हैं, स्टैक प्रोग्रेशन, तो उसको हम ऐड कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कॉल बैक फंक्शन एंड व्हाई डू यू यूज देम। मतलब कि कॉल बैक फंक्शन क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसका भी मेन पॉइंट हमने राइट डाउन किया। फर्स्ट इज द कॉल बैक फंक्शन पास एज आर्गूमेंट टू बी एग्जीक्यूट लेटर। मतलब ये ऐसा कंसेप्ट है कि इसके अंदर हम जो आर्गूमेंट पास करते हैं उसको एज ए कॉल बैक फंक्शन ही पास करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं कुछ टाइमिंग को देते हुए, राइट। तो उसी को ये बोल रहा है। और सेकेंड बोला है कि यूज फॉर इवेंट ए सिंक्रोनस ऑपरेशन हाई ऑर्डर फंक्शनैलिटी। इसको ज़्यादातर कोई इवेंट परफॉर्म करना है जैसे कि ऑन क्लिक वगैरह होता है, उसके बाद अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इन द केस ऑफ ए सिंक्रोनस कंसेप्ट के अंदर, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज हाई ऑर्डर फंक्शनैलिटी जब हम राइट डाउन करते हैं, हाई ऑर्डर का मतलब हुआ कि किसी के अंदर लूपिंग कंसेप्ट हो गया या आप किसी को ट्रेवर्स कर रहे हो तो उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, थोड़ा टाइम लेने वाला कंसेप्ट के अंदर, तो वो होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल का आपको आंसर दिया है। फर्स्ट इज द कॉल बैक के अंदर हम सेट टाइम आउट को पास किया, सेम टाइम आउट के सेट टाइम आउट फंक्शन को पास किया, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा है, काम करते हैं, इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, वीएस कोड के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्रिएट करते हैं एक फाइल, दैट इज द क्वेश्चन नंबर, राइट। यहाँ पे हम इसका नाम देंगे जेएस और इसके अंदर ऑल कोड को हम पास कर देंगे, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कोड को पास किया और यहाँ पे 2 एग्जांपल है, तो फर्स्ट को हम यहाँ से क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। फर्स्ट सेकंड है हाई ऑर्डर वाला, तो इसको हमने कमेंट किया। फर्स्ट को पहले समझते हैं। फर्स्ट क्या है कि मैंने सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया है ग्रीट नाम का, जिसके अंदर हम नेम पास करें एज ए आर्गूमेंट और एक सीबी का मतलब होता है कॉल बैक हम पास किए हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसको अभी जब इसको कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी एक फंक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका एक सेट टाइम आउट है, ये 5 सेकंड के बाद आपको ये सीबी कॉल हो जाएगी, जो कि यहाँ से इसका मैसेज मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से इसको मिल रहा है। तो हम क्या किए, फिर जब हम इस ग्रिड को कॉल कर रहे हैं तो नेम पास कर रहे हैं, जो कि हम कॉल बैक के अंदर पास किया था एज ए आर्गूमेंट, उसको हमने पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैसेज जो है ना, मैसेज, इस मैसेज को मतलब ये जो कॉल बैक है, तो आपको जब एरो वाला फंक्शन समझाया था, जैसे ये मैसेज है तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं एरो का यूज करके, राइट। तो ये हमने इसको कॉल बैक का जो मतलब कि फंक्शन था उसको हमने पास कर दिया यूजिंग एरो मेथड, मतलब एरो फंक्शन का यूज करके। उसके बाद 5 सेकेंड का टाइम लेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा जब हम इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे। लेट से मैं इसको रन कराता हूँ नोड क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो यहाँ पे आप उनका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हमने रन कराया। आफ्टर 5 सेकेंड यू विल सी कि आपको मिलेगा हेलो खालिद, राइट। देख सकते हो यहाँ पे हेलो खालिद मिला। तो यही था कॉल बैक का मतलब। और जैसे कि यहाँ पे हमने सेट टाइम का यूज करके आपको बताया, आपको मन है कि नहीं मैं इसके अंदर वो कर सकते हैं विदाउट सेट टाइम का यूज करके करें, तो वो भी आप पॉसिबल है, उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे हमने विदाउट कॉल बैक का भी कॉल किया है, जैसे कि ये हाइड ऑर्डर का फंक्शनलिटी को फॉलो कर रहा है। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, लेट से ऊपर वाले को एक बार कमेंट करते हैं, ठीक है। हमने ऊपर वाले को कमेंट किया एंड इसको भी हम कमेंट करते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक फंक्शन क्रिएट किया, जैसे मैप काम करता है आपका, तो उसी का रिलेटेड हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया और इसके अंदर एक एरे को ले रहे हैं और उसके अंदर भी एक फंक्शन को पास कर रहे हैं, ठीक है। और उस एरे के अंदर जो भी डाटा है उस डाटा को डबल करके प्रिंट करा रहे हैं, राइट। तो उस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या किया कि एक फंक्शन क्रिएट किया मैप नाम से, इसके अंदर सबसे पहले एक एरे आ रहा है, उसके बाद एक फंक्शन आ रहा है, राइट। इसके अंदर क्या है, उस एरे को उसके बाद फिर हम एक रेस्ट मतलब रिजल्ट नाम के वेरिएबल को स्टोर कर रहे हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी उसको भी हम एक एरे स्टोर क्रिएट किया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो एरे आ रहा है ना उस एरे के ऊपर हम ट्रेवर्स कर रहे हैं यूजिंग फॉर लूप, राइट। यहाँ पे देख सकते हो हमने यूजिंग फॉर लूप ट्रेवर्स किया। उसके बाद जो रेस्ट एपीआई है उसको अंदर पुश कर रहे हैं, जो कॉल बैक हम पास कर रहे हैं उसके अंदर पास करते हुए अपना एक एक नंबर को, राइट। और लास्ट में हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस मैप फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर एक एरे पास करना था जिसके अंदर एलिमेंट मतलब डाटा है 1 2 3 एज ए इंटीजर डाटा टाइप, राइट।
उसके बाद जो मेरा कॉल बैक फंक्शन था, यहाँ पे हम एरो फंक्शन का यूज करके एक नंबर है जिसको हम डबल करके प्रिंट करा रहे हैं। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो इस लाइन को गौर से समझो कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक कॉल बैक फंक्शन है, इसको कॉल करके उसके अंदर दो आर्गुमेंट को पास कर रहा है। फर्स्ट इज द एरे और सेकंड इज द इंडेक्स है, आई थिंक दिस इज द इंडेक्स। अब इन दोनों को जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हर बार हम मल्टीपल कर रहे हैं 2 से, तो वही यहाँ पे प्रिंट होगा। फर्स्ट इज जैसे कि हमने फर्स्ट पास किया था, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हो गया, 2 को 2 से करेंगे 3 4 हो जाएगा, और फिर 3 को 2 से करेंगे तो वहाँ पे 6 हो जाएगा, राइट। तो यही यहाँ पे डबल होके आउटपुट के अंदर प्रिंट होगा। लेट से मैं इसको रन कराएं, यहाँ पे 2 4 6 आपको आउटपुट के अंदर दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह यूज करते हैं कॉल बैक फंक्शन को, राइट। तो ये था मेरा डिफिनेशन कॉल बैक फंक्शन का। और यहाँ पे आप जैसे कि यूज इवेंट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, इसके अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो। आगे अभी एक क्वेश्चन आई थिंक है इसके अंदर कि एसिंक्रोनस और अवेट का कंसेप्ट क्या होता है, उसके ऊपर हम अभी इसको डिस्कस करते हैं और से, ठीक है, अच्छे से, मतलब उसके अंदर और आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द व्हाट इज द सेट टाइम आउट और हाउ डज इट वर्क इंटरनली। देखो सेट टाइम आउट फंक्शन होता है एक तरह का, जिसके अंदर हम एक मतलब कि कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं और उसके अंदर एक डिपेंडेंसीज भी पास करते हैं जिसके अंदर टाइमिंग वगैरह सेट होता है, राइट। तो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं सेट टाइम आउट रजिस्टर ए टाइमर इन ब्राउजर रन टाइम वेब एपीआईज, राइट। उसके बाद मतलब बोल रहा है कि जो सेट टाइम होता है वो रजिस्टर है टाइमर इन वेब रन टाइम के अंदर, वेब एपीआई के अंदर। व्हेन टाइमर एंड, जब टाइमर आपका एंड होता है तब इट्स कॉल बैक गोज द टास्क क्यू, मतलब कि जैसे कि इसके अंदर एक लूप फॉलो होता है, अभी उसको हम डिस्कस करते हैं कैसे ये बोला जा रहा है। क्यू के अंदर ऑल्सो कॉल्ड ए कॉल बैक क्यू, राइट। द इवेंट लूप वेट फॉर द कॉल स्टैक टू बी इम्प्टी, जैसे कि इसका टाइम टाइम खत्म हो जाएगा तो वहां से वो जाएगा कॉल बैक क्यू के अंदर और वो वेट करेगा तब तक एक स्टैक होता है उसके अंदर का टाइम, मतलब जो भी काम हो रहा है वो कंप्लीट ना हो जाए तो वहां से वो कॉल स्टैक के अंदर नहीं आएगा, राइट। देन मूव ए टास्क फ्रॉम ए क्यू टू स्टैक एंड रन देम, ठीक है। जब ये कॉल स्टैक का टाइम खत्म हो जाएगा तो वहां से क्यू से वो स्टैक के अंदर आएगा, यहाँ कंप्लीट करने के बाद रिजल्ट आएगी, राइट। यही इसके अंदर बोला है। मिनिमम डिले नॉट ग्रांटेड कॉल हैपन, जो भी मतलब कि है। अब इसको कैसे हम समझेंगे, लेट से मैं ये बहुत फेमस एक करके वेबसाइट है डेट इज द लूप, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ऑलरेडी राइट डाउन ही किया हुआ है। जब हम इसको रन कराएंगे तो आप देखना कि यहाँ पे एक सेट टाइम आउट फंक्शन सेट है और दूसरा ये वाला है। तो जब रन होगा तो थोड़ा देर के ये यहाँ पे आए, यहाँ पे वेब एपीआईज के अंदर गया, यहाँ से मतलब इसका टाइमिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया और ये सेट टाइम आउट फंक्शन खत्म हो गया। उसके बाद आके ये क्यू के अंदर से यहाँ गया, फिर यहाँ से एग्जीक्यूट होकर ये खत्म होगा, राइट। वन मोर टाइम हम जब इसको रन कराते हैं, लेट से मैं इसको क्या करता हूँ, पुश करता हूँ, रिज्यूम कर देता हूँ, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको एडिट करके और सेव टाइम आउट को फिर से रन कराता हूँ। हमने रन कराया, देख सकते हो यहाँ पे कॉल हुआ, यहाँ पे गया, फिर मेरा आया, इसको इसमें भी वेब एपीआईज के अंदर गया और इसके अंदर वेट कर रहा है, मतलब इसका टाइमिंग खत्म हो क्यू के अंदर है, फिर क्यू से यहाँ पे आया, इसके अंदर जो भी काम हो रहा है यानी क्लिक पे काम हुआ था उसके बाद फिर ये काम करके खत्म करता है। इस तरह प्रोसेस होता है जो कि आपको हमने बता दिया, ठीक है। और अगर आपको और विजुअलाइज करना है तो यहाँ पे भी इसको अंदर है, इसको आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको क्लियरिटी मिलेगी और अच्छे से देखो। जब मैं कॉल करूंगा तो ये कैसे हो रहा है। इसके बाद ये 1 को कॉल किया, यहाँ पे 1 है इसके अंदर का, इसके अंदर 12, फिर 2 पे किया, 2 को मार दिया स्टैक के अंदर, फिर 3 को कॉल किया, 3 को स्टैक के अंदर, सेट टाइम आउट जाएगा वेब एपीआई के अंदर, इसका टाइमिंग है जो खत्म होगा क्यू के अंदर आ गया, क्यू से यहाँ पे आ गया, यहाँ से एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल जाएगा, राइट। तो वही आपको यहाँ पे डिफिनेशन के अंदर बता रखा था कि सेट टाइम आउट जनरेटेड ए टाइमर इन ब्राउजर रन टाइम वेब एपीआई व्हेन टाइमर एंड then it goes to task queues also called callback queues, right। जो कि callback queues बोला जाता है, यहाँ पे callback queues है जिसके अंदर चला जाता है। the event loop wait for call stack to be empty, यहाँ जब तक वेट करता है ये empty ना हो जाए, ठीक है। देन जब ये कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाता है तब ये यहाँ आता है, देन इसका काम परफॉर्म करके एग्जिट करता है, यानी कि आपको आउटपुट के अंदर रिजल्ट देता है, वही यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। और कॉल स्टैक आपका लास्ट में एम्प्टी हो जाता है। तो ये आपका सेट टाइम का जो वर्क होता है वो चलने का तरीका बताओ। सेट टाइम क्या होता है, एक तरह का आपका फंक्शन होता है जिसके अंदर ऑलरेडी हम कॉल बैक फंक्शन को पास करते हैं और उसको हमने एक एग्जांपल से भी यहाँ पे राइट डाउन किया। दिस इज द बेसिक एग्जांपल, आप इसको और अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो भाई, तो लिख लेना, राइट। और इंटरनली कैसे काम करता है उसको भाई आपके साथ डिस्कस किया।
अब आता है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द एसिंक्रोनस और अवेट। ये कह रहा है कि व्हाट इज द एसिंक्रोनस अवेट, व्हेन टू यूज इट, मतलब कि जो एसिंक्रोनस और अवेट कॉन्सेप्ट होता है ये क्या होता है और इसको आप कब यूज करते हैं उसका बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम मेन पॉइंट को राइट डाउन किया भाई, थ्योरेटिकली नॉलेज की तरफ हम नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि इसके अंदर कैसे होता है, कैसे आप इंटरव्यू को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा सकते हो। तो यहाँ पे हमने एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि जो भी फंक्शन होता है उसको आप मार्क करते हो एसिंक्रोनस, तो वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, राइट। अब प्रॉमिस के अंदर क्या होता है कि वो प्रॉमिस या तो रिजेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, या तो आप वो फुलफिल हो सकता है, या वो मतलब सक्सेस हो सकता है, ठीक है। और उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, उसको हैंडल करने के लिए दो तरह से होता है। फर्स्ट इज द देन कैच मेथड बोला जाता है, जिसको यूज करके आप हैंडल कर सकते हो, या बेस्ट प्रैक्टिस होता है तो ट्राई कैच का यूज कर लो, उसको भी यूज करके आप हैंडल कर सकते हो, बिकॉज इस केस में एरर आने की चांसेस होती है, ठीक है। तो वही शायद यहाँ पे लिखे हैं हमने, अवेट पोज इनसाइड एसिंक्रोनस अंटिल प्रॉमिस रिजॉल्व और रिजेक्ट। हाँ, एक अवेट कीवर्ड होता है, जैसे कि जो भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एसिंक्रोनस के अंदर, तो उसके पहले हम अवेट कीवर्ड का यूज करते हैं, बिकॉज वहां से पता नहीं रिजेक्ट के अंदर आंसर आएगा कि आउटपुट मेरा रिजॉल्व होके आएगा, तब तक उसको वेट करना पड़ेगा। और इंटायर सिंटेक्स को हैंडल करने के लिए देन के अंदर यूज किया जाता है, उसके बाद आप कैच का भी यूज कर सकते हो, राइट, एरर को हैंडल करने के लिए, और देन के अंदर सक्सेस होती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा थ्योरेटिकली नॉलेज था जिसको आप यूज कर सकते हो एज ए आंसर, ठीक है। उसके बाद इसको जैसे कि आपको यूज द क्लियर और क्लीन कोड के लिए आप ट्राई कैच का यूज कर सकते हो। उसके बाद हमने इसके अंदर दो एग्जांपल का शायद डिस्कस किया था। फर्स्ट इज द गेट वेदर एपीआई, जिसको हमने पिछले प्रोजेक्ट के अंदर समझा था कि कैसे आप किसी वेदर का एपीआई को यूज कर सकते हो एसिंक्रोनस के अंदर। तो उसको अगर आप देखो नए नहीं हो तो उसका भी लिंक इस वीडियो के अंदर हम डाल देंगे, उस वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। सेम यहाँ पे कोड है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसको हम डिस्कस कर मतलब थ्योरेटिकली आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं, आप वहाँ पे उसको जाकर देख लेना अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक एपीआई कॉल किया, सबसे पहले इसको एसिंक्रोनस मार्क किया, उसके बाद एपीआई को यूज करने के लिए फेच मेथड का यूज कर रहे हैं, और जब तक यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आ रही वहाँ तक हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। और इफ रिक्वेस्ट डॉट ओके आ गया, मतलब यार ये फॉल्स है, तो ये एरर आएगी, अदरवाइज आपको इस डाटा को जेसॉन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, देन इसको हमने मतलब कि कंसोल लॉग कर रहे हैं, राइट। और ये एक फंक्शन है, यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर रहे हैं प्रॉमिस को रिटर्न टाइप के अंदर, तो आप इस तरह कॉल सकते हैं वेट करके। और यहाँ पे ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है, और यहाँ पे भी एक सिंक्रोनस फंक्शन को हमने क्या किया लिखा है, जो कि ये वेट को कॉल कर रहा है, जो हम यहाँ पे टाइमर करेंगे वो यहाँ पे पास होकर, और इसी हिसाब से रिजॉल्व रिजेक्ट के अंदर आंसर आएगा। रेट से मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ऊपर वाले को तो हम नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले को कर रहे हैं, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया। लेट से वन क्वेश्चन है, दैट इज द नंबर 7 आई थिंक, ठीक है। और डेट जेएस नाम रखेंगे, और इसके अंदर अपन का जो मतलब फंक्शन है उसको पास करेंगे, और आपको 5 मिली सेकेंड के बाद आपको आउटपुट के अंदर, लेट से मैंने इसको दूसरा कॉल किया तो नोड, और क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसको हमने रन करा बिफोर वेट और आफ्टर वेट, मतलब कि थोड़ा वेट करना पड़ रहा है 5 मिली सेकेंड, देख सकते हो, और आपका आउटपुट मिल गया। अगर 5 सेकेंड करना है तो इस पर एक जीरो और ऐड करोगे तो ये 5 सेकेंड आपको वेट कराएगा, एंड देन आपको आउटपुट के अंदर प्रिंट हो जाएगा आफ्टर वेट, राइट। देखो वेट करो थोड़ा देर, आपको आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आंसर आ गया। तो यही है, यहाँ पे हमने रिटर्न किया एक प्रॉमिस, और इस प्रॉमिस को मतलब कि हमने टाइमर देना था यहाँ पे, जैसे कि एमएस, तो एमएस को हम एज ए फंक्शन ले रहा है, जो कि यहाँ पे हमने कॉल किया है, और ये एक नॉर्मल फंक्शन है, इसको भी हमें सिंक्रोनस में कन्वर्ट किया, बिकॉज हमको यहाँ पे एवेट कीवर्ड का यूज करना था। हम एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया, राइट। और वन मोर एग्जांपल को हमने ऐड किया, जिसके अंदर एपीआई के साथ कैसे वर्क करते थे। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किए थे जिसके अंदर हमने एपीआई के ऊपर काम किया था थ्योरेटिकली, और उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसके अंदर वेदर एपीआई को जैसे कि कैसे हैंडल करते हैं, और वेदर एपीआई के ऊपर आप कैसे खेल सकते हो, सिटी का यूज करके सर्च कर सकते हो। उसके अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कंसेप्ट था, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो अगर आप उसको भी नहीं देखे तो उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना और इसको समझना यहाँ से पढ़ के, राइट। लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द एरे मेथड लाइक ए मैप, फिल्टर और रिड्यूस। ये क्या होता है? देखो ये कुछ नहीं आता, ये एक तरह का मेथड है जिसका यूज करके हम किसी भी एरे के ऊपर ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है। ट्रेवर्स करने के एरे के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारा मेथड है, राइट। लूप का भी यूज करके आप ट्रेवर्स कर सकते हो, फॉर लूप ईच का एक कंसेप्ट आता है जिसका भी यूज करके आप ट्रेवर्स कर सकते हो, राइट।
तो उसी में से ये 3 मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। फर्स्ट आता है मैप। मैप क्या करता है, ट्रांसफॉर्म ईच एलिमेंट रिटर्न न्यू एरे, मतलब क्या करता है कि जो भी आप पुराना एरे है ना उसके हर एक एलिमेंट को ये ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसके बाद आपको ये एक न्यू एरे के अंदर डाटा को रिटर्न करता है, राइट। उसके बाद आपका फिल्टर क्या करता है कि कीप एलिमेंट मीटिंग ए कंडीशन रिटर्न्स न्यू एरे, मतलब क्या करता है कि जो आप एक कंडीशन ऐड किए हो वहाँ तक चलेगा, उसके बाद वो जब कंडीशन को मीट कर लेगा उसके बाद आपको एक न्यू एरे को रिटर्न कर देगा, राइट। और रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि आपको एक सिंगल वैल्यू लिखता है कि अगर सम कराना है लेकर 0 से लेकर 10 तक तो उसको टोटल सम करेगा, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसको रिटर्न कर देगा। तो हमको इसके अंदर ही समझा दे रहे हैं इसको कैसे है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया है, इसके अंदर हमारा डाटा है, डाटा टाइप इंटीजर, जिसके अंदर नंबर स्टोर है 1 2 3 4, राइट। और इसके ऊपर हम मैप फंक्शन चला रहे हैं एज ए डबल हो जाए, मतलब कि जो भी नंबर है उसको 1 बाई 1 लेके और उसको डबल करके रिटर्न कर देते हैं। जैसे हमने एरे के ऊपर मैप फंक्शन लगाया, ये एक्स एलिमेंट वो यहाँ पे जाएगा और फिर इसी एक्स का यूज करके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो आउटपुट के अंदर 2 4 6 8 देखने को मिला, राइट। और फिल्टर हम कर रहे हैं इवन नंबर जो भी है इसके अंदर वो इवन आपको प्रिंट हो जाता है। जैसे कि हमने एरे के ऊपर फिल्टर लगाया और एक्स को अगर आप मॉड्यूलो 2 करोगे तो कंप्लीटली 0 होगा, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो वही आपका इवन होगा, ठीक है। आपको 2 4 देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे सम कर रहे हैं, हर एक नंबर को लेकर सम करने के बाद आउटपुट के अंदर जो है उसको आप प्रिंट करा सकते हो रिड्यूस मेथड का यूज करके, राइट। और सबको एक साथ हमने यहाँ पे किया तो एक लाइन के अंदर भी आप कंबाइन करके कर सकते हो, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, व्हाट इज द सेपरेट ऑपरेटर, हाउ डू यूज। अब देखो सेपरेट ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली ये होता है इससे हम किसी भी एरे को कॉपी करते हैं, राइट। जो एरे है ना, अगर उसको किसी न्यू एरे के अंदर डालना है तो उसको ट्रिपल डॉट का यूज करके फिर उसके एरे का नाम डालोगे तो वो पूरा एलिमेंट कॉपी हो जाएगी। यही शायद है सेपरेट, एक्सपेंड, इटरेबल और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज यूज कॉपी एरे ऑब्जेक्ट मार्जिंग एंड पासिंग एज आर्गूमेंट, ठीक है। वो भी लिखा हूँ एरे के अंदर कैसे यूज कर सकते हो, इस तरह यूज करते हैं। जो 1 2 3 है इसके अंदर कॉपी हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4 तक प्रिंट होगा। फिर उसके बाद सैलो कॉपी होता है, सिंगल कर सकते हो आप, पुश कर सकते हो एलिमेंट को, ठीक है। फंक्शन आर्गुमेंट को कैसे पास कर सकते हो, ठीक है, इस तरह पास कर सकते हो। यहाँ पे हम बहुत सारा एग्जांपल को ऐड किया। ये तो दोनों मैं खुद से राइट नहीं था, इसको शायद चैट जीपी से मैंने यूज किया था। आप यूज करो, वहाँ से भी कंसेप्ट पढ़ सकते हो चैट जीपी का यूज करके। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे थ्योरेटिकली जैसे कि कुछ नहीं आ रहा तो उस पर सर्च करो, सिर्फ लिखो कि व्हाट इज द दिस, मतलब जो भी कंसेप्ट है, जैसे कि इसी केस में व्हाट इज द सेपरेट ऑपरेटर, थ्योरेटिकली समझो, देन उसको प्रैक्टिकली कोशिश करो। दूसरा एग्जाम्पल उससे क्वेश्चन लिखवाओ, फिर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो, राइट। तो इस तरह आपको जावास्क्रिप्ट का जो क्वेश्चन है ना, इस तरह आपको मजबूत हो जाएगा बेसिक से एडवांस की तरफ, समझो। और कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कोशिश करो, हम कुछ प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में समझा। इस वीडियो से आपको बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिला होगा, जैसे कि स्कोप क्या होता है। उसके बाद आपको यह भी समझने के मिला होगा कि डॉम मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, इवेंट लिसनर क्या होती है। उसके बाद हम इसके अंदर समझे थे सिंक्रोनस अवेट के बारे में, प्रॉमिस क्या होता है, राइट। उसके बाद हमने इसके अंदर कॉल स्टैक के बारे में समझा, कॉल स्टैक के कंसेप्ट के बारे में समझा, कॉल बैक के बारे में समझा, कैसे कॉल स्टैक के अंदर कोई कोड को एग्जीक्यूट करते हैं उसके बारे में भी हमने इस वीडियो के अंदर समझा, राइट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।